हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिष्यग्राम। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में फ्यूल ने हमें ये बताया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले सारे फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, furnitures, etc. इन मटेरियल्स की और इन मेन की यानी कि एम्प्लॉयज़ की एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए जिससे कि वो हमें ज़रूरत के वक्त पर इजीली अवेलेबल हो। ओके, तो क्या बताया है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में फ्यूल ने? ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी मेन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी और फिजिकल रिसोर्सेज की यानी कि मटेरियल्स की एक फिक्स्ड सूटेबल प्लेस होनी चाहिए जिससे कि वो हमें अप्रोप्रिएट टाइम पे यानी कि ज़रूरत के वक्त पर इजीली अवेलेबल हो। सो पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम हर चीज़ की एवरीथिंग एंड एवरीवन, एवरीथिंग अप्लाइज टू मटेरियल और एवरीवन मीन्स सारे एम्प्लॉयज़, इन सब की एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ये पहले से डिफाइंड होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हमारा कहाँ पर होगा। ओके, मशीन्स हमारी कहाँ पर हैं। ओके, टूल्स, रिपेयर टूल्स हमारे कहाँ पर हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स अगर लगा रखा है ओके तो वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगे। हर एक चीज़ की एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। हमने कोई टूल निकाला, हमने यूज़ किया और फिर हमने वापस से उसी जगह पर उसे रख दिया। ओके, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब ज़रूरत हो तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि ये चीज़ हमें कहाँ पर मिलेगी। एवरीवन से क्या मतलब हो गया? अगर मुझे किसी अपने सुपीरियर से मिलना है, ओके, इनसे कुछ कम्युनिकेशन करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सुपीरियर मुझे कहाँ पर मिलेगा, मीन्स उसका केबिन कहाँ पर है, वेयर ही इज़ राइट नाउ, ताकि मुझे उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर मुझे पता है कि कौन सा पर्टिकुलर टूल कहाँ पर रखा है तो मुझे उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, और जब ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ज़रूरी है। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब कमांड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ऑर्डर का मतलब वो कमांड के तौर पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर डज नॉट इम्प्लाई कमांड। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब कमांड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब ऑर्डरलीनेस से है। ओके, नाउ सी, अब ये जो ऑर्डर है वो दो तरह का होगा। फर्स्ट इज मटेरियल ऑर्डर एंड सेकेंड इज सोशल ऑर्डर। ओके, सो मटेरियल ऑर्डर हमारा किसके लिए? मटेरियल्स के लिए, यानी कि मेरे फिजिकल रिसोर्सेज के लिए। दो तरह का ऑर्डर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, मटेरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज, अभी एग्जांपल्स दिए मैंने, एंड सोशल ऑर्डर इज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, तो एम्प्लॉयज़ के लिए हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है और फिजिकल रिसोर्सेज के लिए हम फिक्स प्लेस डिसाइड करेंगे यानी कि उन्हें मटेरियल ऑर्डर में रखेंगे। क्लियर? Now let us try to understand principle of order with the help of a diagram. Suppose this is an employee and he needs a screwdriver and few nuts and bolts. ठीक है, उसे कुछ tools की ज़रूरत पड़ गई. So now it should be very clear in his mind कि उसे ये screwdriver और nuts and bolts कहाँ मिलेंगे, और ये तब possible है जब हमने कोई place fix करके रखी हो इन सारी चीज़ों की। ओके, अगर हमने कोई प्लेस फिक्स नहीं की है तो दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ही विल कीप रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द टूल्स दैट ही रिक्वायर्स। इसलिए हमने अगर एक टूल्स रूम बना कर रखा है जिसमें कि हमने ये फिक्स करके रखा है कि येलो बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर्स एंड नट्स एंड बोल्ट्स मिलेंगे, तो क्या होगा?
This particular employee can directly and very easily reach the tools room without wasting any time. अब ये टूल्स रूम में इसे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मुझे टूल्स रूम में जाना है एंड टूल्स रूम के येलो बॉक्स में मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ें स्क्रू ड्राइवर एंड नट बोल्ट्स मिलेंगे. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज this particular employee, a subordinate, has to meet his supervisor. उसे अपने सुपरवाइजर से मिलना है, तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे सुपरवाइजर एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, और ये उसे तब पता होगा जबकि हमने सुपरवाइजर की एक जगह फिक्स करके रखी हो. ओके, सो अगर ये फिक्स करके रखा गया है कि सुपरवाइजर का केबिन ग्राउंड फ्लोर पे होगा और सुपरवाइजर अपने वर्किंग आवर्स में अपने केबिन में मिलेगा, तो क्या होगा? नाउ दिस सबऑर्डिनेट कैन इजीली गो टू द सुपरवाइजर्स केबिन एट द ग्राउंड फ्लोर. अगर हमने ये जगह फिक्स नहीं की होती तो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जगह जगह दूसरी डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट रूम्स में चेक करना पड़ता कि हमारा सुपरवाइजर कहाँ पर है. ओके, और ये करने में ऑब्वियसली देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना, ढूंढने में हमें बहुत टाइम वेस्ट होगा. सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. अब हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है तो उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा. फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. जिस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर वो हमें उसी टाइम पर इजीली अवेलेबल हो जाए तो उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन पॉसिबल है. अगर ज़रूरत के वक्त पे हमें वो चीज़ नहीं मिली, ओके, वो पर्टिकुलर टूल नहीं मिला, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इंश्योर्स कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट, टाइम इज सेव्ड. ये मैं पीछे कई बार बता चुकी हूँ दैट टाइम जो है जो हम वेस्ट करते इन सर्चिंग द थिंग्स एंड पीपल, लोगों को और चीज़ों को ढूंढने में हम जो टाइम वेस्ट करते वो टाइम बच जाता है इफ़ वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. थर्ड, ऑर्डरलीनेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी. जब वेस्टेज नहीं होगी, वेस्टेज कम हो जाएगी और फुल यूटिलाइजेशन होगा. ओके, हम कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और हम वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर इफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी. इफिशिएंसी विल इंक्रीज एंड देयर विल बी ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन और हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा. क्लियर? I hope students you have understood the principle of order given by Fayol. अब हम एक case study question practice करेंगे. Let's see what is being asked. Identify and explain the principle of management indicated in the above case. तो इन लाइंस में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड है. सो पंचायत्स इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स granted to them by government for the welfare of the villagers. Let's see यहाँ पर क्या हो रहा है. गवर्नमेंट के हाथ में सारे फंड्स थे, है ना, तो गवर्नमेंट ने इस फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया अमंग द पंचायत्स, द डिफरेंट पंचायत्स. ओके, एंड हर एक पंचायत को उस फंड को कैसे यूटिलाइज करना है उससे रिलेटेड डिसीजन लेने का राइट दिया, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने का पावर दिया. ओके, इस फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है इसकी अथॉरिटी इस पंचायत को मिली. हर एक पंचायत को ये अथॉरिटी मिली कि इस फंड्स को कैसे यूटिलाइज करे. तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. क्या हो रहा है यहाँ पे? द पावर इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द डिफरेंट पंचायत्स.
So obviously which principle is this? Principle of centralization and decentralization, जिसमें से कि decision making के rights जो है वो distribute होते हैं to the subordinates. Okay, so this is principle of centralization and decentralization. Here we come to an end of this video, students. अगर आपको समझ में आया टॉपिक तो please subscribe my channel for more videos. Thank you so much.